गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिलेक्ट आईएएस के शेरों, स्वागत है आपका हमारी इस कवच एमसीक्यू सीरीज में। इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आते हैं डेली टॉप 10 एमसीक्यूज, जिनके अंदर हम अपने इसी स्टाइल के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। हमारी सीरीज का एक ही पर्पस है, वो पर्पस है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब नॉलेज को एक्वायर करना और उसे अप्लाई करना। एमसीक्यूज के थ्रू हम ये दोनों चीजें ही करते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर आई बिगिन विद दिस, इसके साथ शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर, हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये यूपीएससी के लिए है या यूपीपीएससी के लिए है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये दोनों ही ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इस सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हैं। तो जब यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं यूपीपीएससी भी उसके अंदर कवर हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट स्पेसिफिकली जो यूपीपीएससी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम एक अलग सीरीज भी लेके आने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज, जहां स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट किया जाएगा और उन्हीं के लिए हम इसी तरह के एमसीक्यूज लेके आएंगे। बट अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, जो मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा काम चल जाएगा, तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। इसमें मैं बाइलिंगुअल होकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करता हूं और आपको समझ भी आ जाता होगा। नहीं आता तो थोड़ा सा झेल लो यार मुझे, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statement regarding lokayuktas. Under this, chief minister and his cabinet can be brought under lokayukta's ambit. लोकायुक्ता मस्ट बी रिटायर्ड, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन चूज कीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन बता दूं, लोकायुक्ता और सेंट्रल लेवल पे हमारी एक बॉडी है लोकपाल। इंडियन गवर्नमेंट ने लोकपाल और लोकायुक्ता एक ओम्बड्समैन की तरह अपॉइंट किया है। इनका काम क्या है कि अगर सरकारी विभागों में इफ देयर इज करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसको मॉनिटर करना, यानी कि उसके खिलाफ एक्शन लेना। इनका पर्पस यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नेंस से जो भी हमारे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जा सके। इसमें और सभी आते हैं, ठीक है, जो भी सरकारी अफसर हैं वो सब आते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, कैबिनेट भी आती है, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। इसी एक्ट को पास करवाने के लिए 2011, 12, 13 के टाइम पे एक मूवमेंट हुई थी। मूवमेंट थी अन्ना हजारे जी की। उस मूवमेंट का नाम क्या था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग लिखते नहीं है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है, कि पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो लोकपाल और लोकायुक्ता के लिए एक मूवमेंट हुई थी और उसके बाद ये मूवमेंट आई। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू ये बॉडीज एस्टेब्लिश की गई है। सेंट्रल लेवल पे लोकपाल, स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, वो है इनका सिलेक्शन पैनल, कि लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए सिलेक्शन पैनल क्या होता है। लोकपाल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कैसे अपॉइंट करते हैं, एक सिलेक्शन पैनल होता है, उसकी रिकमेंडेशन पे ही वो अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन पैनल कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी जज नॉमिनेटेड बाय हिम, जो जिस जज को वो नॉमिनेट करे वो भी हो सकते हैं, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। तो ये सिलेक्शन पैनल होता है, ये सब डिस्कस करते हैं कि किसे हमें लोकपाल बनाना चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। लोकपाल में एक चेयरमैन होंगे और मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे, ये इसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो आप ये सब इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, चीफ मिनिस्टर कैबिनेट आ सकते हैं, बिल्कुल, सभी बड़े अधिकारी, सभी बड़े मंत्री इसके अंडर आते हैं। लोकायुक्ता मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि लोकायुक्ता कौन हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी, बोथ 1 and 2, ओके। So now let's jump to the second question. With reference to the term 30 into 30 target, consider the following statement. It implies protection of at least 30% of world's land and ocean by 2030. US holds the presidency of UN Biodiversity Conference. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है अर्थ समिट हुई थी 1992 में। अर्थ समिट के 3 मेन आउटकम्स थे। आउटकम्स बहुत थे, बट 3 मेन थे, जिसमें एक UNFFC था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। एक था यूएन कन्वेंशन ऑन लैंड डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन है UNCCD, एक वो भी इसी का आउटकम था। और तीसरा जो इसका आउटकम था वो है यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम CBOD बोलते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसी की एक COP15 हुई थी अभी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, जो CBD के मेंबर है उनकी जो मीटिंग होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुई थी, ठीक है।
कहाँ हुई थी? मॉन्ट्रियल में हुई थी, कनाडा में भी हुई थी। इसके दो पार्ट हुए थे, जो COP15 है ना, इसके दो पार्ट हुए थे। एक था वर्चुअल ऑनलाइन मोड, कोविड के बाद सब लोग ऑनलाइन चले गए तो उन्होंने कहा हम भी ट्राई करते हैं भैया ऑनलाइन क्या होता है। तो वो कुनमिंग में हुआ था ऑनलाइन वर्चुअल, इनका ये प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल डिस्कशन हुआ था। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो इन प्रेजेंस में हुआ था, वो हुआ था मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में, कनाडा के अंदर हुआ था ये, ठीक है। तो इसी में एक इस पे डिस्कस किया गया था कि 30x30 टारगेट, ठीक है, इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड ओशन बाय 2030। इसी के अंदर एक हाई एम्बिशन कोलिशन भी है, उन्होंने इस चीज को एंडोर्स किया कि 30x टारगेट को एंडोर्स करें। 30x टारगेट यही है कि 30x30 की 2030 तक, 2030 तक हमें दुनिया की 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड और ओशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, यही है। बट जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉन्ट्रियल में, वहां पे इस टारगेट को थोड़ा सा डाइल्यूट भी कर दिया गया। मतलब कि यहाँ से तो बोलो कि पूरा 30% को हमें प्रोटेक्ट करना है 2020 के लेवल के, कि 2020 में जितने डैमेज हो चुका उसके मुकाबले हमें 2030 तक, 2030 तक 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड और ओशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसमें डिस्कस हुआ था, बट इस टारगेट को थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट भी कर दिया कि 30% पूरा लैंड नहीं, 30% ऑफ इनलैंड कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, ऐसा कुछ इन्होंने किया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, बट मेन बात यही है कि 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड ओशन, वो होता है ना डिप्लोमेसी में क्या करते हैं, लैंग्वेज बदल देते हैं, तो वैसे ही कुछ किया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड, यूएस होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कुनमिंग में हुआ था पहला फर्स्ट पार्ट वर्चुअल, तो कुनमिंग का है, चाइना में है, और चाइना की प्रेसिडेंसी में ही हुआ है सेशन, तो प्रेसिडेंसी चाइना की है। यहाँ पे मजे की बात ये है कि जो यूएस है ना, वो मेंबर ही नहीं है CPT का, ठीक है। तो ये भी बढ़िया बात है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये हो गया इनकरेक्ट। आंसर क्या आ गया? ए। ओके, ये कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से। ये कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर में हुई है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने मेन डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, बाकी की आप सर्च करेंगे, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो हम फिर से इसको डिस्कस भी कर लेंगे आने वाले किसी सेशन में। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। CEC का मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशंस of the members of election commission. They enjoy same status and receive salary and perks as available to judges of Supreme Court of India. Choose the correct option. Correct option को choose कीजिए, ठीक है। Now, Election Commission of India, as everybody knows, कि आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन के पूरे प्रोसीजर को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस भी हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 324 की वजह से, बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन के पास प्लेनरी पावर है, यानी कि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इनके पास खूब पावर्स है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी पावर्स जो हो सकती है वो सारी है इनके पास, इनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में ही इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो मल्टी मेंबर बॉडी है। हमेशा से ये मल्टी मेंबर नहीं थी, पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, एंड एज मेनी एज इलेक्शन कमिश्नर्स एज ही डीम्स फिट, यानी कि और इलेक्शन कमिश्नर्स जितने उनको ठीक लगे, तो ठीक है। तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ CEC होते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, ठीक है, जिसमें अब 3 होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। प्रेसिडेंट CEC को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद इनके साथ कंसल्ट करके बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अगर रिमूवल करना है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये वैसे ही रिमूव होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं। उनके लिए वो पूरा टीडियस प्रोसेस, पूरा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं करी कि कौन मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनफैक्ट ये क्रिटिसिज्म भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं, इसीलिए एक्जीक्यूटिव जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी करती है इसमें, बट ये है तो है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे लिए तो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, दे एंजॉय सेम स्टेटस एंड रिसीव सेम सैलरीज एंड पर्क्स एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में जब मैंने आपको बताया कि रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल है, ये करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में 9A में
उनका नाम आता है कि इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो 9A का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। सेम 9 जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डी 1, 2 एंड 3। कम ऑन, चलो अगली गली। FCRA, ये FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, काफी न्यूज में रहा इन दिनों, क्योंकि पिछले 3 साल से एक्चुअली न्यूज में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसके प्रोविजंस को थोड़ा टाइट किया है। ठीक है, इसके अंदर लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश की है, और उसकी वजह से बहुत से NGOs ने गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है कि यार आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। बट ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Foreign donations to all the NGOs in India are exempted from provisions of FCRA. No person who receives foreign contribution shall transfer to another person unless that person is also authorized to receive foreign contribution under FCRA. Any organization of political nature or company engaged in production, broadcast of audio-visual news or current affairs program are prohibited from accepting foreign contribution. तो क्या आएगा इसका आंसर? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये इमरजेंसी जब लगी थी इंडिया में, ठीक है, 1975-76 की इमरजेंसी जो थी, उस टाइम पे ये एक्ट को आया था। ठीक है, उसके बाद इसमें रेगुलर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो 2010 के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है कि जो भी एक NGO है, सपोज कीजिए ABC एक NGO है, और इसको अपनी फंक्शनिंग के लिए, रेगुलर फंक्शनिंग के लिए, या अपने प्रोग्राम्स निकालने के लिए, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स करने के लिए, प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए, या कोई मोर्चा निकालने के लिए, या कोई एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, किसी भी तरह की कोई फंडिंग चाहिए, तो वो डोमेस्टिक सोर्सेज से भी ले सकते हैं कि इंडिया के लोग इनको कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, आप और मैं इनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फॉरेन फंडिंग की US के सिटीजन या US में कोई एजेंसीज बनी हुई है वो इनको कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, सो नाउ ये फंडिंग इनके लिए होगी फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग के लिए ये FCRA गवर्न करता है कि आप फॉरेन फंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो भी NGOs है जिनको फॉरेन फंडिंग चाहिए, उनको इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और जब इस एक्ट के थ्रू उनको परमिशन मिल जाए कि हाँ आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हो, तब ही आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हो, अदरवाइज आपको फॉरेन फंडिंग अलाउड नहीं है। तो ऑल NGOs इन इंडिया आर एक्सेप्टेड, ये गलत है। NGOs को पहले से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन फंडिंग के लिए पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। इफ यू डोंट टेक परमिशन, यू आर नॉट अलाउड टू टेक फॉरेन फंडिंग। सेकंड स्टेटमेंट है कि सपोज कीजिए ABC, इसको अलाउड है कि आप US से फॉरेन फंडिंग ले सकते हो, लेकिन वहीं पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, इसको अलाउड नहीं है कि आपको फॉरेन फंडिंग अलाउड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि US वाले ABC को भेजे, ABC वाले इनको भेज दे। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं आई, बट आप खुद सोच सकते हो इनडायरेक्ट तो आ गई। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, ऐसी थोड़ी बनाई है, उनको भी पता था इस तरह का जुगाड़ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भैया, अगर आपको परमिशन है तो ही ये ABC XYZ को ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ट्रांसफर अलाउड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट यही है, नो पर्सन हु रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ABC ने इस एक्ट के प्रोविजन के थ्रू फॉरेन फंडिंग ले ली, शेल ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, वो अनदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेंगे अनलेस, जब तक उनके पास भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने का परमिशन हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स के जो न्यूज चलाते हैं, जैसे हम करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स हम पढ़ाएं अगर, ठीक है, या कोई पॉलिटिकल नेचर है जो, ठीक है, या कोई न्यूज चैनल है, ठीक है, क्या उनको अलाउड है ये फंडिंग लेना फॉरेन? जी नहीं, उनको अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर USA से उनको फंडिंग आ रही है तो इस चीज के पूरे चांसेस है कि वो US के इंटरेस्ट में ज्यादा काम कर सकते हैं बजाय कि इंडिया के इंटरेस्ट में। वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया तो वो कि रुपया यहाँ से आ रहा है, US से तो डॉलर आएंगे, चलो ठीक है, कि US से अगर फंडिंग आ रही है, ठीक है, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ भी काम करोगे। और मीडिया में बहुत ताकत होती है पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की, इसलिए इस तरह का रिस्क इंडियन गवर्नमेंट नहीं ले सकती। ठीक है, इसलिए करेक्ट है कि उनको प्रोहिबिट है, वो आप फंडिंग नहीं ले सकते। आंसर क्या गया? 2 and 3 B। ओके, चेक करें, आधा कटा हुआ है, ठीक है, B। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे है? ये नया नया खुला है। इसका आंसर है केरला में है। केरला के अंदर नया पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम शुरू किया गया। पाम लीफ आपको पता है कि जो एंशिएंट टाइम्स थे हमारे, तो वहां पे जो रिकॉर्ड्स होते थे वो पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे, पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे। ठीक है, रिकॉर्ड्स हमारे उस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके केरला में एक बड़ा शानदार म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, केरला में एक बहुत ही कमाल का म्यूजियम बनाया गया है उस तरह का। ठीक है, 3 करोड़ के इसकी कॉस्टिंग आई है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें 8 थीम बेस्ड गैलरीज होगी, ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत कुछ देखिए, अगर आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचें तो आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत अच्छा होगा। म्यूजियम में क्या होता है, कॉमन मैन जाएंगे, आप एंशिएंट जो चीजें मिली है हमें, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है, आप उनको देख सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो कि एंशिएंट जमाने में कैसे होता था, तो कैसे पाम लीफ पे लिखा जाता था। सोच रहे हो कितना नॉलेज गेन होगा।
राइटिंग कैसे डेवलप हुई, यू कैन थिंक ऑफ दिस कि राइटिंग कैसे डेवलप हुई, रीजनल लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई, जैसे कि पाम लीफ पे लिखते थे, केरला में जो स्क्रिप्ट है, मलयालम जो लैंग्वेज है, वहां की जो स्क्रिप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुई, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। अलग अलग थीम्स के बेसिस पे पाम लीफ को सजाया जाएगा और काफी नॉलेज एनहेंस होगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया म्यूजियम केरला में शुरू हो रहा है, ठीक है। नाउ इसका आंसर यही है ना, केरला ही है ना, यस ए केरला, ओके। So now let's come to the sixth question. Which of the following countries are not the members of Conservation of Arctic Flora and Fauna? कनाडा, जापान, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, ठीक है, ये 5 कंट्री, ठीक है। नाउ इसमें पूछा नॉट, इस चीज पे फोकस करना। जनरली हम क्या करते हैं, देखा ये कीवर्ड आता भाई हमने पढ़ा था तो सीधा बताओ कौन कौन मेंबर्स थे, क्लिक किया, चलो ऑप्शन में गलती हो जाएगी। कौन मेंबर नहीं है? कंजर्वेशन ऑफ आर्टिक फ्लोरा एंड फौना क्या है? ये कमिटी है। आर्टिक काउंसिल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन से मेंबर्स हैं? ये 8 मेंबर्स है, ठीक है। आर्टिक सर्कल में ये यूएसए, ठीक, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, रशिया, ये सब मेंबर्स है आर्टिक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आर्टिक सर्कल की, ठीक है, आर्टिक काउंसिल, ठीक है, इसके ये मेंबर्स है। नाउ इनका मैंडेट क्या है, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि जो आर्टिक एरिया है, आर्टिक सर्कल का एरिया है, इसको प्रिजर्व किया जा सके, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है, ये इनका मैंडेट है। और साथ में कुछ इंडिजीनियस ग्रुप्स भी हैं जो आर्टिक रीजन में हमेशा से रहते हैं, वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है, जिसमें वो सब अपने आप बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आर्टिक की बायोडाइवर्सिटी, आर्टिक सर्कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसकी बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व किया जा सके, इसका एक ग्रुप है। इसी ग्रुप की एक कमिटी बनी है जिसके अंदर यही सब मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इस कमिटी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ आर्टिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो अब इसमें पूछा मेंबर्स कौन से नहीं है, मेंबर्स हमने डिस्कस कर लिया। इसमें जापान, अब हम इससे थोड़ा कॉमन सेंस के थ्रू इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो हो गई कि जापान मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है जापान? क्योंकि आर्टिक सर्कल में नहीं आता ना, ये जो आर्टिक सर्कल की कंट्रीज है, यहाँ पे हम देखें ये आर्टिक सर्कल की कंट्रीज है सारी, ठीक है, तो आर्टिक सर्कल की कंट्रीज ही होंगी, जापान तो नहीं होगा, काफी दूर पड़ जाता है, ठीक है। तो जापान नहीं है, उसके अलावा फ्रांस नहीं है, ठीक है। तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन है, क्योंकि जापान तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आंसर। मैंडेट आपको समझ आ गया, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो समझ आ गया, तो आंसर भी समझ आ गया होगा। मेंबर्स को याद कर लीजिए, ज्यादा मेंबर्स नहीं तो दिक्कत नहीं आएगी। नाउ 7th क्वेश्चन, डांस टू डी यार डांस टू डीकार्बोनाइज इवेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? यार बड़ा ही कमाल का इवेंट है सच्ची। ये देखो, ये है डांस टू डीकार्बोनाइज, ये एक डांस फ्लोर है, ठीक है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने किया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इनिशिएट लिया। ये एक डांस फ्लोर है, इसके ऊपर जब सब नाचेंगे तो पावर प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी से आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको चार्ज कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ शादियों के अंदर इंडिया में यही डांस फ्लोर लगा दो, ठीक है, बहुत बिजली मुफ्त की बनेगी। हाँ, शादियां इंडिया में होती रहती है, डांस फ्लोर ये वाला लगा दो, ठीक है, और नाचने वालों की तो कोई कमी नहीं है, वो नागिन डांस भी करेंगे साथ में। तो बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। तो यही है, इसमें डांस टू डीकार्बोनाइज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है, मुझे बड़ा मजा आया। डी, ठीक है। नेक्स्ट 8, among the following crops which of the following is most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? ऐसा ही एक क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स में भी आया था, तो ये PYQ है एक तरह से, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है या सेम है मुझे ये ध्यान नहीं है, पर हाँ PYQ है। तो ऐसे PYQ क्या करना है, आंखों से पीना है, दिमाग में उतार लेना है, ठीक है। सो इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पैडी की प्लांटेशन है राइस की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैडी की प्लांटेशन में आपको पता है इंडिया में जब राइस की प्लांटेशन होती है तो ये फ्लडिंग टेक्नोलॉजी फ्लडिंग टेक्निक हम यूज करते हैं कि राइस की प्लांटेशन में बहुत सारा पानी डाल दिया, ठीक है, पूरा फ्लड कर दिया। फ्लड करने की वजह से यहाँ पे जो गैसेज है वो ट्रैप हो जाती है, जैसे मिथेन का प्रोडक्शन होता है। इसी की वजह से जो दलदली इलाके होते हैं ना, वहाँ पे मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन गैसेज का प्रोडक्शन होता है, इन गैसेज का रिलीज होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है तो कि ये जो राइस की प्लांटेशन की टेक्निक है इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से मिथेन रिलीज होती है, NO2 रिलीज होती है। तो इसको कर्व करने के लिए इसीलिए अल्टरनेट तरीके आ रहे हैं, जैसे डायरेक्ट फीडिंग ऑफ राइस एक चीज आ रही है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक्स आ रही है जिसमें कम पानी का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या गया, राइस आ गया, ठीक है। कि कौन से क्रॉप से ऐसा होता है, फ्लडिंग टेक्निक है उसकी वजह से ही है, ठीक है। आंसर बी, राइस। चंगा, फिर अगली गली। With respect to the term space junk often seen in the news, consider the following statement. Usually the core or the first stage of rocket is made up of heavy pieces that usually don't reach orbit after liftoff. They fall back to safety along the near perfect trajectory, guiding them back. There is no law against space junk crashing back to the earth, ठीक है। Now इसमें ये देखिए,
ये डिस्कशन चल रहा है एक मीटिंग में कि हम सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे करें। तो एक बंदा कहता है मैसिव रॉकेट्स डालते हैं, दूसरा कहते हैं स्पेस शटल से करते हैं, तीसरा कि ठीक है पर उससे जो कचरा आएगा उसको वापस कैसे लाएं। तो ऐसे बंदे के साथ क्या करें, तंग कर रहा है यार ये, चको इसको बाहर फेंक दो खिड़की से, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है। स्पेस जंग को लेके कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई मतलब कि अब सीरियसनेस बढ़ रही है बट इंटरनेशनल लॉ नहीं है कोई। स्पेस जंग क्या होता है, देखिए रॉकेट्स लॉन्च करते हैं तो रॉकेट्स लॉन्च करने के बाद कुछ पार्ट्स उसके अलग होकर स्पेस में ही रह जाते हैं और वो ऑर्बिट करने लगते हैं स्पेस में यूं, ठीक है। वो स्पेस में यूं ऑर्बिट करने लगते हैं अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। काफी स्पेस जंग को, सपोज सैटेलाइट खराब हो गया, ठीक है, या उसको कोई पार्ट खराब हो गया, कहाँ गया, वापस तो अर्थ पे हम लेके ही नहीं आए ना उसको, वो वापस वहीं पे रिवॉल्व करते रहते हैं। सैटेलाइट की डेट ऑफ लाइफ वो वैलिडिटी खत्म हो गई, ठीक है, सैटेलाइट एक्सपायर हो गया, क्या करेगा वो, फिर घूमता रहेगा यहीं पे। तो ये जो एक्स्ट्रा पीसीज है, ये जो जंक है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसी को स्पेस जंक बोलते हैं। ये ऑर्बिट में ही है, इसी की वजह से जो हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट है स्पेशली, इस पे ट्रैफिक जाम सा बना हुआ है, ठीक है। इसी की वजह से एक प्रॉब्लम आती है जो होती है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है, कभी कार्स को देखा जब बहुत ज्यादा धुंध होती है, नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में बहुत ज्यादा जब धुंध होती है तब ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि एक कार ठुकी और उसके पीछे पीछे सभी कार्स का कोलिशन एक साथ हो जाता है। वैसा ही कोई फिनोमिना हो सकता है स्पेस में भी कि ये जो सैटेलाइट के पीसीज है ये बहुत ज्यादा तेजी से रिवॉल्व करते हैं अर्थ के आसपास। अगर कोई एक पार्ट रुक गया, सपोज एकदम से रुक गया किसी भी वजह से, ठीक है, तो सारे एक साथ कोलाइड हो जाएंगे और कोलाइड होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी को कैसलर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसीलिए अब एक फोकस है कि ये जो स्पेस में जो जंक क्रिएट हो गया है इसको वापस लाया जाए, ठीक है। ट्रैपिंग टेक्निक, जापान भी इसमें एफर्ट्स कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है कि ट्रैप करके इसको वापस अर्थ पे लाया जा सके या इसको डी ऑर्बिट कर दिया जाए। तो अलग अलग टेक्निक्स पे काम चल रहा है, ठीक है। उसी को लेकर स्पेस जंक है। मैंने स्पेस जंक के इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मेन जो इसमें टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर दिए, ठीक है। इसका आंसर सी है, बोथ आर करेक्ट, कि कुछ वापस आ जाते हैं बट कुछ वहीं पे रिवॉल्व करते रहते हैं। और इंटरनेशनली देयर इज नो लॉ अगेंस्ट द स्पेस जंक, ठीक है। लेट्स सी द आंसर सी, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ये AMUR आएगा, ठीक है। AMUR, एमूर फैल्कन्स हैव स्टॉप ओवर व्हाइल देयर जर्नी एज माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन सी स्टेट में होता है एमूर फैल्कन्स? क्या है, ये एक छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो साइबेरियन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। साइबेरियन रीजन में ये बर्ड्स होते हैं बट दे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो साइबेरिया में है लेकिन फिर उनका एक माइग्रेटरी रूट है कि विंटर्स में वो माइग्रेट करेंगे, ठीक है। वो इंडिया के थ्रू कहीं भी बाकी के स्टेट्स में जाएंगे, ठीक है। इंडिया के स्टेट्स के थ्रू एंड में वो कहीं और अपने अपने डेस्टिनेशन करेंगे, ठीक है। स्मॉल रैप्टर है फैल्कन फैमिली की। दे ब्रीड इन सर्बिया एंड नॉर्दर्न चाइना एंड माइग्रेट टू विंटर इन सदर्न अफ्रीका। विंटर्स के अंदर देखो, साइबेरिया के अंदर वैसे भी ठंड रहती है, ठीक है, बट विंटर्स में वो ठंड बढ़ जाती है। उस टाइम पे ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं सदर्न अफ्रीका की तरफ, ठीक है। तो ये इंडिया के थ्रू माइग्रेट करते हैं, बर्ड्स है, माइग्रेट करते हैं। बस इनका यही है, एमूर फैल्कन्स में यही इंपॉर्टेंट रखना है आपने। एक इसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, तो IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। इनकी पोचिंग वगैरह होती है, ठीक है, पोचिंग को प्रोन है बट अभी तक इनके नंबर्स अच्छे हैं, तो ये लीस्ट कंसर्न है। इंडिया में क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि इंडिया में कौन सी स्टेट में रुकते हैं, ये जनरल नागालैंड में रुकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा। और इनकी जो हंटिंग है वो पनिशेबल है अंडर मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड कुड लीड टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। IUCN स्टेटस याद रखना है। थ्रेट्स नॉर्मली किसी भी बर्ड के लिए, किसी एनिमल के लिए क्या होते हैं, इलीगल ट्रैपिंग, किलिंग ड्यूरिंग माइग्रेशन, ठीक है, हैबिटेट लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि वेटलैंड्स पे रुकेंगे, ठीक है, वेटलैंड्स पे रुकते हैं। अगर वेटलैंड को रिक्लेम कर लिया हमने, एग्रीकल्चर के लिए कर लिया, तो कहाँ रुकेंगे, ठीक है ना बात, लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है। एक इनका पोचिंग भी होता है, पोचिंग लिखा है इसमें, मैंने पोचिंग नहीं है, ठीक है, बट इनको किल भी किया जाता है, ठीक है। तो यही है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, साइबेरियन रीजन से इंडिया की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, we'll meet tomorrow at the same time at the same place, okay? So goodbye everyone, thank you.